आज जिस मूवी की स्टोरी मैं सुनाऊंगा वो मेरी टॉप लिस्ट में आती है। इस कहानी में हर मिनट पर सस्पेंस है। इतनी इंटरेस्टिंग मूवी एक बार शुरू कर दी तो एंड तक मन नहीं हटेगा। कहानी के शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है। उस घर के अंदर पुलिस पहुंचती है क्योंकि वहां एक बहुत ही तगड़ा क्राइम हुआ था। उस घर के अंदर रहने वाले सभी लोग मर चुके थे। पुलिस घर के अंदर पहुंचती है जहां उन्हें सिर्फ लोगों की बॉडीज मिलती हैं। घर की चेकिंग करते समय पुलिस को एक और लड़की की बॉडी मिलती है, लेकिन उस लड़की की बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सोई हुई हो। उसकी बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था, ना ही गला दबाकर मारने का कोई निशान था। इस लड़की की मौत पुलिस के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। पुलिस को इस लड़की की कोई भी जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए वो इसका नाम जेन डो रख देते हैं। पुलिस को घर की तहकीकात करते हुए पता चलता है जो लोग मरे हैं वो लोग इस घर से भागना चाहते थे। ऐसा उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो वो लोग घर के अंदर से बाहर की तरफ भागना चाह रहे थे। पुलिस ऑफिसर जेन डो की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दो बाप बेटों को दिखाया जाता है। लड़के का नाम ऑस्टिन और बाप का नाम टॉमी होता है। इन दोनों ने अपने घर के अंदर ही पोस्टमार्टम सेंटर बनाया हुआ है। टॉमी की फैमिली इस काम को कई सदियों से करती आ रही है और अब वो इस काम को अपने बेटे ऑस्टिन को भी सिखा रहा है। बॉडीज का पोस्टमार्टम करने के बाद वो उसको वहीं रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। ऑस्टिन बाहर आता है जहां उसे उसकी फ्रेंड मिल जाती है। वो दोनों आज मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन ऑस्टिन की फ्रेंड एमा आज डेड बॉडीज देखने की जिद करने लगती है। ऑस्टिन उससे काफी मना करता है क्योंकि डेड बॉडीज को देखकर वो डर जाएगी, लेकिन बहुत जिद करने के बाद ऑस्टिन उसे एक डेड बॉडी दिखा देता है। एमा नोटिस करती है उस डेड बॉडी के पैर पर एक घंटी बंधी हुई थी। वो टॉमी से पूछती है इस घंटी को बांधने का क्या मतलब है। टॉमी उसे बताता है ऐसा लोग पुराने टाइम में किया करते थे। पुराने टाइम में जब कोई इंसान मर जाता था तो उसके पैर पर घंटी बांध दी जाती थी, क्योंकि पुराने टाइम में मेडिकल इतना आगे नहीं गया था कि वो एक मरे हुए इंसान और एक कोमा में गए हुए इंसान में फर्क जान सकें। तो इसीलिए पुराने टाइम में मरे हुए इंसान के पैर पर एक घंटी बांध दी जाती थी। अगर वो कोमा में होगा और थोड़ा बहुत भी हिलेगा तो उसकी पैर की घंटी बजने लगेगी। टॉमी भी आज के टाइम की चीजों में भरोसा नहीं करता, वो आज भी पुराने जमाने के हिसाब से चलता है, इसीलिए उसने उस बॉडी के पैर में घंटी बांधी हुई थी। बातें खत्म होने के बाद ऑस्टिन और एमा मूवी देखने जाने लगते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहां जेन डो की बॉडी लेकर पहुंचती है। पुलिस के हड़बड़ाए चेहरे को देखकर ऑस्टिन को लगता है कि मामला सीरियस है, इसीलिए वो एमा से बोलता है कि शायद उसे उसके डैड की मदद करानी चाहिए, वो मूवी बाद में देखने जाएंगे। ऑस्टिन एमा से बोलता है वो इस काम को जल्द ही छोड़ देगा, वो अपने डैड की तरह इन कामों को नहीं करना चाहता। उसे लोगों की बॉडी की ऑटोप्सी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऑस्टिन एमा को वहां से भेजकर नीचे अपने डैड के पास चला जाता है। वो दोनों जेन डो का पोस्टमार्टम करने लगते हैं। पोस्टमार्टम करते हुए उन्हें जेन डो की बॉडी पर एक भी निशान, एक भी छूने तक का निशान भी नहीं मिलता। वो दोनों भी चौंक गए थे क्योंकि ना तो जेन डो जहर खाने से मरी थी और उसकी बॉडी पर एक भी खरोंच का निशान नहीं था। लेकिन जब टॉम उसकी कलाई चेक करता है तो उसकी कलाई की हड्डियां टूटी हुई थी। उसकी दोनों कलाई की हड्डियां टूटी हुई थी। फिर वो उसके पैर के टखनों की हड्डी चेक करता है और पैर के टखनों की भी हड्डियां टूटी हुई थी। लेकिन कमाल की बात, उसकी हड्डी टूटा होने के बाद भी ना तो उसके कोई निशान था और ना ही पैर और हाथ सूजे हुए थे। अगर किसी इंसान की हड्डी टूटती है तो उसकी वो जगह सूज जाती है, लेकिन जेन डो के केस में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डी किसी ने बॉडी के अंदर से तोड़ी हो। ऑस्टिन जेन डो का मुंह खोलता है। उसके मुंह के अंदर उसकी जीभ कटी हुई थी, लेकिन एक और कमाल की बात, उसकी जीभ किसी और ने नहीं काटी थी, बल्कि उसने अपनी जीभ को खुद अपने दांतों से काटा था। साथ ही में जेन डो का एक दांत भी टूटा हुआ था। टॉमी उसके मुंह के अंदर से रस्सी जैसी चीज को बाहर निकालता है। उसकी जांच करने के लिए उसे एक पिन्नी में पैक करके वहीं रख लेता है। तभी ऑस्टिन देखता है कि जेन डो की नाक के अंदर से एक मक्खी बाहर आती है और उसकी नाक से थोड़ा सा खून भी बाहर आ जाता है। अब वो जेन डो की आंखें चेक करते हैं। जब वो उसकी आंखें खोलते हैं तो एक और रहस्य सामने आता है। उसकी आंख की पुतलियां गिरे पड़ चुकी थी और ऐसा तब होता है जब कोई इंसान कई सदियों पहले मरा हो। लेकिन जेन डो की बॉडी को देखकर लग रहा था जैसे वो अभी कुछ ही घंटों पहले मरी थी। वहाँ लैब के अंदर एक रेडियो रखा हुआ था, उसके सिग्नल अपने आप बदल जाते हैं, लेकिन ऑस्टिन और टॉमी इस बात पर ध्यान नहीं देते। टॉमी और ऑस्टिन को अभी तक जेन डो की एक भी खबर नहीं मिली थी, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उसके बॉडी पार्ट्स को चेक करेंगे। टॉमी एक चाकू की मदद से जेन डो की बॉडी को खोलने जा रहा होता है, लेकिन तभी रेडियो का सिग्नल दोबारा से चेंज हो जाता है। वो दोनों इस बात को दोबारा से इग्नोर कर देते हैं। टॉमी जेन डो की
की बॉडी को काट कर खोल देता है। उसकी बॉडी खुलते ही अब तो वो दोनों बिल्कुल सदमे में पहुंच चुके थे, क्योंकि जेन की बॉडी अंदर से बुरी तरीके से जली हुई थी। उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसकी खाल सब कुछ जला हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है किसी इंसान को जलाया जाए और उसके बाहर एक भी निशान नहीं आए और अंदर से उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी हो। तभी ऑस्टिन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ऑस्टिन बाहर जाकर चेक करता है। उसे एसी वेंट के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो एसी वेंट को खोलता है। उसके अंदर उसकी बिल्ली मरी पड़ी थी। लेकिन टॉमी और ऑस्टिन को अभी भी ये सब नॉर्मल लगता है। टॉमी जेन डो की बॉडी की दोबारा से चेकिंग करने लगता है, जहाँ उसे उसकी बॉडी के अंदर एक फूल मिलता है। उस फूल की जांच करते समय उन्हें पता चलता है ये फूल किसी भी इंसान को पैरालाइज कर सकता है। लेकिन इस फूल का मिलना बहुत ज्यादा रेयर है। ये कई सदियों पहले नॉर्थ साइड में पाया जाता था और आज के समय में इसका मिलना लगभग नामुमकिन है। टॉमी अब उसकी बॉडी के और अंदर तक काटता है, जहाँ उसे उसकी बॉडी के अंदर से एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा मिलता है। उस कपड़े के टुकड़े को खोलने पर उन्हें उसके अंदर जेन का वो टूटा हुआ दांत भी मिल जाता है। उस कपड़े पर एक अजीब सा साइन बना हुआ था और कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए थे जो कि रोमन भाषा में थे। उन लोगों के इर्द गिर्द अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे बार बार रेडियो का चैनल बदलना। इन सब चीजों से ऑस्टिन को वहाँ रहना सही नहीं लगता। वो अपने डैड से बोलता है कि वो लोग उसकी बॉडी की ऑटोप्सी कल सुबह करेंगे। लेकिन तभी टॉमी को जेन की स्किन पर अंदर से कुछ लिखा हुआ मिलता है। वो उसकी खाल को चीरता है तो उसे वही सिंबल बने हुए मिलते हैं जो उस कपड़े पर बने हुए थे। अब तो टॉमी भी समझ चुका था ये केस गड़बड़ है। किसी की बॉडी के अंदर कोई इंसान कैसे लिख सकता है। इससे पहले कि वो जेन डो की और जानकारी कर पाते तभी वहाँ की लाइट फूट जाती है। ऑस्टिन टॉर्च निकालता है और देखता है वहाँ रखी रेफ्रिजरेटर के अंदर सारी बॉडीज गायब हो चुकी थी। टॉमी अपने बेटे को वहाँ से जल्दी ही बाहर निकलने के लिए बोलता है, इसीलिए वो दोनों बाहर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जब वो लिफ्ट को चालू करते हैं तो लिफ्ट बंद हो चुकी थी, क्योंकि उनकी लैब अंडरग्राउंड थी और उनका घर ऊपर की साइड था। वो लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर का दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर का दरवाजा भी पेड़ टूटकर गिरने की वजह से जाम हो चुका था। वो दोनों भागकर अपने ऑफिस में जाते हैं और वहाँ का गेट लॉक कर लेते हैं। टॉमी पुलिस को कॉल करता है, लेकिन पुलिस को भी कॉल नहीं लगती। अचानक से उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज घंटी के बजने की थी, लेकिन घंटी तो सिर्फ बॉडीज के पैर में बंधी हुई थी। तभी टॉमी को कोई पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जाता है। ऑस्टिन उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। ऑस्टिन अपने डैड से बोलता है ये सब जेन डो की बॉडी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो लोग जब भी उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने जा रहे थे तो जेन डो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, कभी रेडियो का चैनल बदल के तो कभी लाइट्स को बुझाकर। और ऑस्टिन को लगता है जेन डो की बॉडी के ऊपर कई सदियों पहले कोई रिचुअल किया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी पर जो भी सिंबल बने हुए हैं वो पहले के टाइम की चुड़ैलें बनाया करती थी। अब वो दोनों वापस उसी रूम में जाते हैं, लेकिन तभी उस रूम का गेट अपने आप लॉक हो जाता है। ऑस्टिन उस गेट को खोलने के लिए कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है बाहर एक बॉडी खड़ी हुई थी। ये वही बॉडी है जिसका आज सुबह इन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था। टॉमी डिसाइड करता है इस सब को खत्म करने के लिए उन्हें जेन डो की बॉडी को जलाना होगा। वो जाकर जेन डो की बॉडी को जला देते हैं, लेकिन कमाल की बात उसकी बॉडी के ऊपर आग लगते ही वो सारी आग को सोख लेती है। उसकी बॉडी पर जलने का एक निशान तक नहीं आता। ऑस्टिन और टॉमी वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें सामने से एक परछाई आती दिखती है। टॉमी डर की वजह से ऑस्टिन के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर उस परछाई के ऊपर फेंक देता है। लेकिन जब वो दोनों उसके पास जाकर देखते हैं तो वो ऑस्टिन की फ्रेंड एमा थी। उन्होंने गलती से एमा को ही मार दिया था, यानी कि बाहर से कोई भी अंदर आ सकता था लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता था। टॉमी ऑस्टिन को बताता है इस सब को खत्म करने का एक ही तरीका है, हमें जेन डो के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी होगी। इसीलिए वो दोनों पोस्टमार्टम रूम में दोबारा आते हैं। वहाँ वो जेन डो की बॉडी को दोबारा से चेक करते हैं। इस बार वो उसके दिमाग को खोलकर चेक करते हैं, लेकिन यहाँ एक और रहस्यमय चीज होती है। जेन डो के ब्रेन सेल्स अभी भी जिंदा थे, जिसका मतलब जेन का दिमाग अभी भी जिंदा है। अब टॉमी उस कपड़े को चेक करता है जो उसे जेन की बॉडी के अंदर से मिला था। उस कपड़े को ध्यान से चेक करने पर उन्हें लिविक्टस 20 लिखा हुआ मिलता है। दरअसल में लिविक्टस 20 एक बाइबल का चैप्टर है। वो जब बाइबल के उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है 16वीं सेंचुरी में कुछ मासूम लड़कियों को विच समझकर मार दिया जाता था। पुराने टाइम में चुड़ैलों की बहुत प्रथा चलती थी, इसीलिए इस चक्कर में कुछ मासूम लड़की भी मारी जाती थी। जो लोग उन लड़कियों को मारते थे वो पहले उनके ऊपर अजीब तरीके के रीति रिवाज करते थे। टॉमी बताता है जेन डो के साथ भी 16वीं सेंचुरी में कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वो भी एक मासूम लड़की होगी, लेकिन उसके ऊपर भी रीति रिवाज करके उसे मार दिया गया होगा। लेकिन जेन डो फिर भी नहीं मरी, बल्कि उल्टा वो एक खुद विच बन चुकी है। जब उन लोगों ने उसकी बॉडी को
चीरा, उसके दिल को बाहर निकाला, उसके सर को खोला। जेन डो जिंदा थी और उसे दर्द हो रहा था, इसीलिए अब वो यही दर्द ऑस्टिन और टॉमी को देना चाहती है। तभी उन्हें बाहर से आवाजें आती हैं। आज तक उन्होंने जितनी भी डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया था सभी बाहर से अंदर की ओर आने लगती हैं। टॉमी जेन की आंखों में देखकर बोलता है, तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ कर लो और मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। ऐसा बोलते ही टॉमी के हाथ की कलाइयां टूट जाती हैं, जिस तरीके से जेन डो की टूटी हुई थी, और तभी पैर के टखनों की हड्डियां भी टूट जाती हैं। टॉमी के शरीर के अंदर आग लग जाती है, उसकी बॉडी अंदर से जल रही थी। इस दौरान जेन डो की बॉडी भी अपने आप हील हो रही थी, वो वापस ठीक हो रही थी। अब तो उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी, वहीं टॉमी की आंखें ब्राउन पड़ चुकी थी। उसकी बॉडी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे जेन डो की थी। टॉमी से दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो अपने बेटे से उसको मारने के लिए बोलता है। ऑस्टिन ना चाहते हुए भी अपने डैड को मार डालता है। ऑस्टिन को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, वो भागकर बाहर की ओर जाता है, चिल्लाकर मदद मांगने लगता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जाती। ऑस्टिन को पीछे से भी आवाज आती है, वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे उसका डैड टॉमी खड़ा हुआ था। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ऑस्टिन का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरता है। ऑस्टिन का सर जमीन पर लगता है और वो भी मर जाता है। सुबह होने पर पुलिस अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। वो जब अंदर जाते हैं तो वहाँ सिर्फ उन्हें बॉडीज मिलती हैं, और ऐसा ही पिछले घर में भी हुआ था, जहाँ से लोग घर के अंदर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही ऑस्टिन और उसके डैड भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं जेन डो की बॉडी दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। उसके ऊपर एक भी खरोच का निशान नहीं था, जैसे कि पुलिस को पिछली बार जेन की बॉडी उस घर के अंदर से मिली थी, यानी कि उन सभी के साथ भी ये सब जेन नहीं किया था। अब पुलिस जेन की बॉडी को दूसरी जगह पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हमें दिखाया जाता है जेन की बॉडी एक एम्बुलेंस के अंदर थी और जेन की पैरों की उंगलियां हिल रही थी, यानी कि वो अभी भी जिंदा है और वो एक चुड़ैल है। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसी ही और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब